गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेबल साइंस के अंतर्गत नॉल खॉल को या इसी को हिंदी में कहा जाता है कॉलरॉबी भी कहा जाता है या कॉलरॉबी भी कहा जाता है और गांठ को भी हिंदी में कहा जाता है। कॉलरॉबी की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, KOHL होगा, आई लिखा हुआ तो कॉलरॉबी होगा। और कॉलरॉबी की अगर हम बात करें तो कॉलरॉबी को और भी नामों से जाना जाता है या नॉल खॉल को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कॉलरॉबी भी कहा जाता है, कॉलरॉबी ग्रीन भी कहा जाता है, तो कॉलरॉबी ग्रीन भी कहा जाता है। इसके अलावा नावाकोल भी कहा जाता है, नावाकोल के नाम से भी जाना जाता है। और इसको गोभी भी कहते हैं या गांठ गोभी भी कहते हैं, तो कई नामों से भी इसको जाना जाता है। अब बात करते हैं नॉल खॉल की। अगर हम बात करें तो इसको बॉटनिकल नेम जो है ब्रेस्का ओल्ड्रेसिया है, वैरायटी जो है वो आपकी गैंगिलॉइड्स है, ठीक है। फैमिली की अगर बात करें तो क्रूसीफेरी है, क्रोमोसोम नंबर 18 है और इसका 2n बराबर 18 तो मीन्स क्या हो गया कि डिप्लॉयड स्पीसीज होगी। और कूल सीजन की क्रॉप है यानी कि विंटर सीजन क्रॉप है। और इसकी जो अन्य दो सब्जी की अपेक्षा इसकी खेती का क्षेत्रफल जो यानी खेती में अन्य जो दो सब्जियां हम लोग पढ़े थे उसकी अपेक्षा कम जगह की आवश्यकता होती है। और इसमें इसकी अगर बात करें कि जो एडिबल पार्ट होता है यानी कि जो गांठ गोभी का एडिबल पार्ट होता है यानी पूरे प्लांट जो पूरा प्लांट होता है गांठ गोभी का, वो पूरे भाग को हम एज ए फूड ये आपका है, ये आपका है नॉल खॉल का पौधा, और इसके पूरे पार्ट को हम एज ए फूड यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो ये फॉर्मेशन हुआ रहता है यानी कि जो ये गोला वाला भाग होता है इसी को जो गोला वाला भाग होता है इसी को नॉब कहते हैं, ठीक है, इसको नॉब कहते हैं। और ये पार्ट होता क्या है कि इसका फॉर्मेशन जो होता है वो स्टेम के थिकनिंग के कारण से होता है। तो या स्टेम के जो टिश्यूज़ होते हैं उसमें थिकनिंग होने के कारण से इसका फॉर्मेशंस होता है। तो इसी भाग को हम कहते हैं नॉल खॉल, या इसी भाग का हम इसी ट्यूबर जो मॉडिफाइड स्टेम ट्यूबर है इसी का हम यूज करते हैं एज ए फूड्स, ठीक है, या फ्रूट्स के रूप में। देखिए ओरिजिन की बात किया जाए तो जो आपका उत्तरी यूरोप है या जिसके कहें नॉर्दर्न यूरोप है, नॉर्दर्न यूरोप के या उत्तरी यूरोप के जो समुद्र तटीय देश हैं वहाँ के आसपास के जो देश हैं उनको माना जाता है जन्मस्थान। और एक भारत में जहाँ तक बात है कि क्योंकि ये कोल क्रॉप है तो उन एरिया में सबसे अधिक होगा जहाँ पे ठंड या टेम्परेचर थोड़ा सा लो रहता है, तो सबसे ज़्यादा होता कहाँ कश्मीर में होता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में भी उगाया जाता है और कश्मीर व कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक इसको पसंद किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा पसंद कहाँ पे है? कश्मीर के एरिया में या कर्नाटक में है, क्योंकि कोल क्रॉप है इसलिए हर जगह पे होती नहीं है ये। सॉइल एंड क्लाइमेट्स की अगर बात किया जाए तो जो सॉइल होगा इसके लिए भारी दोमट भूमि की आवश्यकता होगी। मीन्स होने को अगर कल्टीवेशन की जहाँ तक बात किया जाए तो ऑल टाइप की सॉइल में हो जाता है, ठीक है। लेकिन किस टाइप के सॉइल में सबसे अच्छा होता है? वो सबसे अच्छा जो होता है सैंडी लोम में होता है। और इसके अलावा क्ले लोम में होता है। किस में अच्छा नहीं होता है अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा ख़राब किस्म होता है जो एसिडिक सॉइल होंगी। अगर हाईली एसिडिक सॉइल है तो वहाँ पे इसका ग्रोथ अच्छा नहीं होगा, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा जहाँ तक सॉइल की बात है। अब पीएच जो होगा आपका 6.5 से लेकर के 7 पीएच जो होता है अच्छा माना जाता है। और ठंडे व आर्द्र मौसम में इसका यानी कि ठंडे यानी कि विंटर क्रॉप है ये, तो औसतन टेम्परेचर जो होता है वो 15 से 20 सेंटीग्रेड होना चाहिए। लेकिन ये भी कहीं कहीं वेरी करता है, जैसे 15 से 20 होना चाहिए औसतन टेम्परेचर। लेकिन जब जर्मिनेशन हम कराते हैं यानी सीड को जर्मिनेट जब कराते हैं तो उस समय अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो 15 से 30 के बीच में रहेगा तब भी चलेगा। लेकिन उसके बाद जब ट्यूबर फॉर्मेशन होता है तब 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि तब टेम्परेचर 15 से 20 के रेंज में होगा तभी ट्यूबर का फॉर्मेशन अच्छा होगा। ट्यूबर का फॉर्मेशन मीन्स जो आपका ये स्वेलन वाला पार्ट है, स्वेलन वाला पार्ट जो है इसके फॉर्मेशन के लिए सबसे अच्छा 15 से 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर माना जाता है। और सबसे एक चीज़ और ध्यान में देना है कि इसमें कुछ वैरायटी यानी कि इसमें जो कलर्स का डेवलपमेंट होता है या जो पर्पल कलर के भी होते हैं तो वो कलर का डेवलपमेंट जो होता है लो टेम्परेचर पे अच्छा होता है।
तो ये हो गया कि सॉइल की बात हो गई, क्लाइमेट की बात हो गई, टेम्परेचर की बात हो गई। अब हम कब इसको हम सोइंग करेंगे, कब ट्रांसप्लांटिंग करेंगे? तो सोइंग और ट्रांसप्लांटिंग के लिए अगस्त से सितंबर का महीना नर्सरी डालने के लिए अच्छा होता है। और उसके 4 से 5 सप्ताह बाद जब नर्सरी तैयार हो जाती है तो हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। बस ट्रांसप्लांट करते समय जो जो भी वैराइटीज़ होती हैं उन वैरायटी के हिसाब से उनकी दूरी जो होती है वो वेरी करता है। तो इस चीज़ को हम वैरायटी टू वैरायटी ध्यान रखते हैं कि अर्ली वैरायटी है तो उसके लिए कुछ और, लेट वैरायटी है तो कुछ उसके लिए और दूरी होती है। तो इन चीज़ों को हम ध्यान करते हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सीड रेट जो है वो 1 केजी सीड रेट प्रति हेक्टेयर चाहिए। तो इसका सीड जो होता है बहुत छोटा होता है, इसलिए 1 केजी में हम 1 हेक्टेयर की बुआई कर सकते हैं। जो इम्प्रूव्ड वैरायटी है वो किंग नॉर्थ है या फिर लॉन ग्रीन है या वाइट वियना है, पर्पल वियना है। ये 4 से 5 वैरायटियाँ हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी है नहीं इसमें। और इसलिए अगर जहाँ तक बात करें, इन सभी वैरायटी का अपना अपना अलग अलग फीचर्स है। तो इसलिए आप सारे वैरायटीज़ को के एक एक वैरायटी का अलग अलग फीचर्स आप नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं क्या फ़ीचर्स हैं इन वैरायटीज़ के। ठीक है, अब देखिए इसमें एक वैरायटी है वाइट वियना। और वाइट वियना की जहाँ तक बात करें तो वाइट वियना की स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, नोट्स में वी के जगह पे वी लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को सही कर लीजिएगा। वाइट वियना जो वैरायटी है ये अर्ली वैरायटी है, अर्ली वैरायटी है। दूसरा ग्लोब्यूलर है, मीन्स इसका जो फ्रूट्स होगा गोला होगा। दिखने में कैसा होगा? लाइट ग्रीन होगा। ठीक है, दिखने में कैसा होगा? लाइट ग्रीन होगा। देखिए यह दिख रहा है, थोड़ा सा लाइट ग्रीन होगा। और कैसा? गोला है। स्मूथ होगा, इसमें क्या होगा कि स्मूथ होगा। ठीक है, और टेंड्रिल्स जो होंगे स्मूथ टेंड्रिल्स होंगे। इन टेंड्रिल्स मीन्स आप समझ सकते हैं इसके जो यहाँ से बहुत सारी टेंड्रिल्स निकले हुए थे इसके पहले जो फिगर देखे थे, तो टेंड्रिल्स जो होते हैं स्मूथ होते हैं, फ्लेशी होते हैं। और जहाँ तक बात किया जाए कि जो साइज़ होगी वो मीडियम साइज़ की होती है। क्रीमी वाइट टेंड्रिल्स होता है। ठीक है, मतलब क्रीमी वाइट का मतलब है जो टेंड्रिल्स निकला रहेगा वो बहुत डार्क ग्रीन नहीं होगा। और प्लांट्स की बात करें तो प्लांट आर ड्वार्फ होता है, यानी कि वाइट वियना का प्लांट कैसा होगा? ड्वार्फ होगा। लीफ स्टेम जो होगा वो मीडियम ग्रीन होता है, यानी कि जो लीफ होगी ऐसा नहीं डार्क ग्रीन होगा, मीडियम ग्रीन होगा। ठीक है, प्रोडक्शन जो होगा वो आपका 150 से 200 कुंटल, यानी कि अच्छा प्रोडक्शन होता है, 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर होगा। और जहाँ तक बात करें कितने दिन में तैयार हो जाएगा, तो ट्रांसप्लांटिंग के 55 से 65 दिन में तैयार हो जाती है ट्रांसप्लांटिंग के बाद। और इसको 50 से 60 दिन लगता है नॉब का फॉर्मेशन होने पे, मीन्स ये जो ट्यूबर है या मॉडिफाइड स्टेम्स है इसके फॉर्मेशन होने में 50 दिन लग जाते हैं लगभग। तो 50 से 60 के दिन में तैयार हो जाता है। ट्यूबर का फॉर्मेशन हो गया तो समझिए उस फसल आपकी तैयार हो गई। ये हो गई वाइट वियना का। अगली फसल है पर्पल वियना, यानी कि यहाँ का इसका कलर क्या होगा? पर्पल होगा। और ये पर्पल कलर क्यों आता है? एंथोसाइनिन कारण से आता है। एंथोसाइनिन का डेवलपमेंट कब होता है? जब लो टेम्परेचर होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो इसके लिए लो टेम्परेचर इसके कल्टीवेशन के लिए सबसे अच्छा होता है। मीन्स जो जब ठंडी बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है या फ्रॉस्ट जो होता है, कोहरा जो पड़ता है, उस समय ये फसल बहुत अच्छी ग्रो करती है। पर्पल वियना की अगर हम बात करें तो पर्पल वियना जो होता है ये भी मीडियम साइज़ की ही होता है और 1 सप्ताह अधिक लग जाता है इसमें वाइट वियना के अपेक्षा तैयार होने में। नोब की अगर बात करें तो नोब पर्पल वाइट विथ ग्रीनिश वाइट होता है। और मीन्स नोब मीन्स ये हो गया कि इसका जो फ्रूट्स होगा वो क्या होगा? पर्पल वाइट होता है, पर्पल होता है। और साथ में क्या होता है कि जो फ्लैश होते हैं उसके ग्रीनिश वाइट फ्लैश होते हैं, यानी कि ऊपर के भाग के आप देखेंगे जो फ्लैश है वो थोड़ा सा ग्रीनी वाइट है। लीफ भी क्या होती है? इट हैज़ पर्पल, यानी कि जो पत्ती रहती है उसमें भी पर्पल कलर का कुछ अंश दिखाई पड़ता है, यानी पूर्ण रूप से तो पर्पल नहीं होती है। तैयार होने की अगर हम जहाँ तक बात करें तो 55 से 65 दिन इसके नॉब फॉर्मेशन में लग जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। और अच्छा है यील्ड पोटेंशियल की जहाँ तक बात किया जाए तो यील्ड पोटेंशियल जो है ये उसके अपेक्षा वाइट के अपेक्षा पर्पल वाला ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद जो वैरायटी है वो किंग नॉर्थ है। किंग नॉर्थ वैरायटी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जहाँ तक प्लांट हाइट की बात किया जाए तो प्लांट हाइट 20 से 30 सेंटीमीटर। ठीक है, फोलिएज जो होगा इसका डार्क ग्रीन होगा, यानी पत्ती की जहाँ लीफ की बात करें तो डार्क ग्रीन होगा। और नोब का जो फॉर्मेशन होता है वो राउंड होता है। ठीक है, फ्लैटिस राउंड होता है। तो फ्लैटिस राउंड का मतलब ये हो गया कि गोला तो होगा लेकिन थोड़ा सा चपटा हुआ गोला होगा, चपटा हुआ आकार लेकर के गोला होगा। लीफ सीध जो होगी वो बड़ी होगी, यानी कि पत्तियाँ जो होंगी थोड़ी चौड़ी होंगी और वेल स्प्रेड ओवर द नॉब। ठीक है,
तो नॉब तक यानी कि जो गोला वाला भाग होगा वहाँ तक स्प्रेड होंगी। पौधे की जहाँ तक बात है कि तैयार कितने दिन में होगा, 65 से ट्रांसप्लांटिंग के बाद 60 से 65 दिन में वो फसल तैयार हो जाएगी। तो मेन पॉइंट आप लोग नोट करिएगा, सभी चीज़ें नोट करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ ये, इसकी खेती अपने एरिया में बहुत कम होती है, तो इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से तो आता नहीं है, लेकिन की पॉइंट आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा सभी चीज़ों के। चलिए अब बात करते हैं कि क्या है मैन्योर और फर्टिलाइज़र की बात करें तो FYM की जहाँ तक बात है 10 से 15 टन चाहिए होता है। नाइट्रोजन की बात करें तो 100 से 120 kg चाहिए। देख लीजिएगा एरो बना करके बताया गया है कि 100 से 120 kg जो है नाइट्रोजन चाहिए। फास्फोरस की अगर हम बात करें तो फास्फोरस जो है 50 से 70 kg चाहिए। और पोटास जो होगा वो आपका 80 से 100 kg 110 kg चाहिए। तो ठीक है, तो इस चीज़ को देख लीजिएगा। और ये सारा डोज जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है। अब बात करते हैं इरिगेशन की। जहाँ तक इरिगेशन की बात है कि कोल क्रॉप की जो भी फसलें होती हैं सभी सब्जियों में नियमित रूप से सिंचाई की जाती है और नमी के अभाव में गांठ जो होती है कठोर हो जाती हैं। तो इसलिए नमी यहाँ पे फील्ड में जो है नमी बना के रखना होता है कि जो नोब है वो स्मूथ हो, फ्लैसी हो और बहुत हार्ड ना हो जाए, जिससे सब्जी या जो भी फूड प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसमें बनाने में दिक्कत ना आए। तो इसलिए ध्यान देते हैं कि सिंचाई उसका नमी बनाए रखते हैं, फील्ड में नमी बनाए रखते हैं। तो रोपाई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर देते हैं और फिर उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पे सिंचाई करते रहते हैं। अगर खरपतवार है तो खरपतवार के नियंत्रण के लिए पेंडिमेथिलीन का उपयोग करेंगे। 1 से 2 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसका स्प्रे करेंगे। और ठीक है, इसके अलावा अर्थिंग की बात करें तो अर्थिंग जो होता है कि जो पौधे को मिट्टी चढ़ाना है एक तरह से, तो 20 से 25 सेमी की ऊंचाई के हो जाए तो फिर मिट्टी चढ़ाने का कार्य करते हैं। ज़मीन से एक तरह से पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो फिर नीचे से थोड़ा सा मिट्टी देते हैं, क्योंकि वो मिट्टी की ऊपरी सतह पे होता है, तो इसलिए मिट्टी चढ़ाना एक तरह से आवश्यक होता है। तो इसलिए मिट्टी हम चढ़ाते हैं। 20 से 25 सेंटीमीटर का जब बड़ा हो जाता है पौधा तो अर्थिंग का कार्य करते हैं। इंसेक्ट पेस्ट को हम कंट्रोल अगर करने की बात करें तो इसमें इंसेक्ट पेस्ट लगता कौन सा है, एफिड्स लगता है। और एफिड्स को अगर हमें रोकना है तो मैलाथियान का उपयोग करना होगा। और मैलाथियान के स्प्रे से एफिड्स का काफ़ी हद तक नियंत्रण हो जाता है। तो एफिड्स करते क्या है, जो पौधे के कोमल भाग हैं या स्मूथ वाले पार्ट हैं वहाँ से रस चूसते रहते हैं, यानी रस चूस कर सक करते रहते हैं और जिससे अपना भोजन बनाते हैं। उसके अलावा मस्टर्ड फ्लाई लगता है। मस्टर्ड फ्लाई अगर रोकना है तो फिर उसके लिए भी मैलाथियान का उपयोग किया जाता है। और मैलाथियान का उपयोग करते हैं 0.2% के। डैम्पिंग ऑफ है तो डैम्पिंग ऑफ को इसके पहले भी बताया गया है कि किस तरह से आप अन्य फसलों में या इसके पहले जो क्रॉप थी वहाँ पे भी बताया गया था कि डैम्पिंग ऑफ को कैसे नियंत्रित करेंगे। अल्टरनेरिया ब्लाइट लगता है, यानी पत्तियों पे फफूंद के कारण से स्पॉट्स बनने लगते हैं। और इसके लिए अगर आप गहरे स्पॉट, डार्क स्पॉट्स बनते हैं तो इसके लिए भी मैनोब का उपयोग कर सकते हैं। और 2%, 0.2%, ठीक है। हार्वेस्टिंग की जहाँ तक बात किया जाए तो जब नॉब जो होता है वो तो नॉब की मोटाई जब 5 से 7 सेंटीमीटर की हो जाए तो फिर इसकी कटाई की जाती है और सप्ताह में 2 से 2-3 बार कटाई की जाती है। तो जो मेन रूट्स होता है उसको भी काट दिया जाता है, मुख्य जड़ जो होता है उसको भी काट दिया जाता है। हार्वेस्टिंग के समय काट के ख़त्म कर दिया जाता है एक तरह से। और उसके बाद यील्ड जो टोटल मिलता है वो 200 से लेकर के 240 कुंटल तक यील्ड मिल सकता है औसतन नॉल खॉल क्रॉप में। तो ठीक है, आपको कहीं भी कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी तो, या दिक्कत क्या, कुछ भी क्वेश्चंस मन में आते हैं तो उस क्वेश्चंस को पूछिएगा। ओके, थैंक यू।